एक चीज याद रखें जी, इंग्लिश जिस तरह एक एक अदर लैंग्वेज है, हम उसमें बहुत सी जगह पर जस्ट चीज को देख रहे होते हैं, वहां कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया कि आई कैन नॉट हेल्प टीचिंग, मैं पढ़ाए बगैर नहीं रह सकता। अब आप कहें सर हेल्प का मतलब तो मदद होता है, और आप इसका कुछ और ही मतलब बता रहे हैं, तो भाई उस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैंने आपको बता दिया, आप चुप करके सुनोगे, यूज करोगे। आप उसको अपने अपने हिसाब से आप उसके साथ खेलो, प्ले करो, अपने हिसाब से उसको मोल्ड करो, अपने हिसाब से उसमें कोई जेरेंड ऐड कर दो, जो मर्जी करो, उसको यूज करोगे। लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सर ये क्या मतलब हुआ, अजीबो गरीब आपने बात बता दी है। तो इसी तरह इंग्लिश में बहुत सारी जगहों पर हम चीजें पढ़ते हैं और उससे सीख रहे होते हैं कि अच्छा इसको इस तरह से हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझसे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते सर आपने वो कहा कि भाई काइंड एंड पुअर के दरमियान एंड ना लगाएं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, लॉजिक नहीं पूछ सकते, रूल बस है। रूल कैसे बने, सदियों में डेवलप हुए हैं जी, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते चले गए। तो इस तरह से होता है। मोरालिटी प्ले इज दी वन, स्ट्रक्चर्स को समझो, पढ़ो डीपली, ध्यान से, आराम से स्ट्रक्चर्स को पढ़ो। आप स्ट्रक्चर्स को जितना पढ़ोगे, समझोगे, ऑटोमेटिक ये आपकी राइटिंग में आते रहेंगे। कहते हैं कि एक इंसान अपनी तन्हाई या अपना फ्री वक्त कैसे गुजारता है, इस चीज का अंदाजा तब हो जाता है जब वो महफिल में बैठा हो, क्योंकि उसकी जुबान से वही अल्फाज, वही बातें निकलेंगी जो कि तन्हाई में बैठ के वो सीखता है या सोचता है। यही वजह है कि आप जब इंग्लिश करेक्शंस के जो इस तरह के सेंटेंसेस को गौर से देखोगे, ध्यान से जब देखोगे, तो ऑटोमेटिक ये स्ट्रक्चर्स आपकी राइटिंग के अंदर आएंगे। और मोरालिटी प्ले इज दी वन, मोरालिटी प्ले तो वो है, ध्यान से समझें इसकी उर्दू। मोरालिटी प्ले क्या है? मोरालिटी प्ले तो वो है जिसमें, इन विच, जिसमें द करेक्टर्स रिप्रेजेंट विर्च्यू एंड वाइस, जिसमें विर्च्यू एंड वाइस के करेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं। क्लियर होगी बात जी? आगे ये कुछ डिटेल भी लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट आते हैं जी। A square is when all four sided sides, sorry, all four sides are of the same length. A square is when, a square is when all four sides are of the सेम साइड। अब ये जनरल, अब देखोगे आपको लगेगा कि यार मैंने तो ठीक ही लिखा है, आप इसी तरह लिखते हो, एक आम स्टूडेंट इसी तरह लिखता है। लेकिन आप कहोगे a square is when का क्या मतलब है? भाई स्क्वायर इज अ शेप whose all four sides are of the same length। आप यकीन करें, अगर आप ऐसे ही लिखते हैं, हम उर्दू में भी मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर आपने पहले, मैंने आपसे ना पूछा हो तो आप कुछ परेशान हो जाओगे। अगर मैं कहूँ, ध्यान से समझना, ये चलो आगे आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से मैं, आप लोग अक्सर एक बात करते हो कि पंजाब का मौसम बलूचिस्तान के मौसम से, पंजाब का मौसम या क्या, खैबर या कश्मीर का मौसम बलूचिस्तान से ठंडा है। हाँ भाई, मैंने ठीक बात की है कि गलत की है? गलत। बलूचिस्तान के मौसम से ठंडा है। यस। तो अक्सर हम क्या कह रहे होते हैं, अक्सर हम इस तरह कह नहीं रहे होते, हम बोल जाते हैं, बस अगला बंदा भी समझ जाता है। तो ये इसी तरह के मसाइल हैं कि हम बोलने में बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बोल जाते हैं, लेकिन एट द एंड वो जो समझने वाला है, राइटर है, वो तो फिर कहता है कि मुझे ठीक बात करके दो। अ स्क्वेयर इज व्हेन, ये क्या बात हुई भाई? अ स्क्वेयर इज अ शेप हुज, जिसकी ऑल साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। ये सेंटेंस देखें, ये खूबसूरत सेंटेंस है। ये एक चवल है, ये चवल इसको कहते हैं, चवल लगाई आपने। Evil and suffering has always troubled man. Evil and suffering have always troubled man. Have लगाए, have, दो हो गए ना, एंड के साथ दो हो गए तो आप ट्रबल्ड लगाए।
हैव ऑलवेज ट्रबल्ड मैन, इंसान को तकलीफ देती हैं, इवल एंड सफरिंग। वाई द सच डिस्टर्बिंग, कुछ आसान सेंटेंस भी हैं देखे जी। ये जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ इसमें कुछ आसान सेंटेंस भी होंगे जो हैज हैव के मिस्टेक्स हैं वो, क्योंकि एक पेपर का ही सवाल है ना। कुछ ऐसे भी होंगे जो बड़े हाई लेवल के हैं, जैसा इडियोमेटिक मिस्टेक्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड की कोई मिस्टेक कर दी, तो वो नहीं आपने करनी, आपने जस्ट ग्रामर से रिलेटेड जो करेक्शन है ना वो करनी है। अब होना तो ये चाहिए था, अब ये असल में ना काफी ज्यादा डाटा है, तो मैं आपको स्लाइड्स पे करवा के एक एक स्लाइड से दिखाता कि हाँ भी बताएं क्या मिस्टेक है, पूछता, फिर आगे चलते, लेकिन फिर मैंने वो बताया आपको हफ्ता लग जाना है करेक्शंस पे, लेकिन हमने इनको 3 दिनों के अंदर अंदर करना है, आप खुद करोगे बल्कि। वाई does such disturbing things exist? Why does such disturbing things, जब आपने यहाँ थिंग्स लगाए तो डू लगाए। इस तरह की मिस्टेक आपने अगर की तो आपकी खैर नहीं है, इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी आपने कभी भी। ठीक है, ये मैंने आपको लोगों को मना किया हुआ है कि छोटी मिस्टेक जो है ना नहीं करनी, डू डज वाली। नीदर हर कजन्स नॉर हर आंट वर एट होम। नीदर हर कजन्स नॉर हर आंट वर एट होम, जब भी नीदर नॉर का इस्तेमाल आए तब आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, प्लूरल नहीं। ठीक है, वर ना लगाएं, वाज लगाएं। नीदर हर कजन्स, यानी कि आप यूं समझे रूल ये है कि जब नीदर नॉर की कंडीशन आए तो सेकंड सब्जेक्ट के साथ, सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है आपका, आंट, आंट सिंगल है, आंट को देख के आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आई रिपीट, आई रिपीट के जब भी आप नीदर नॉर, ईदर और, नीदर नॉर ईदर और, जब भी आप ये इस यूज करते हैं तो सेकंड सब्जेक्ट के साथ आपने सेकंड सब्जेक्ट को देखकर आपने, ये कहते हैं इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सेकंड सब्जेक्ट के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सर 7 का बता देना काइंडली। सेवन, सेवन तो ये डूडस वाला है ना, जी जी सर। ये डूडस है ना, डू जी जी सर। हमेशा प्लूरल थिंग के या थिंग्स है, मल्टीपल चीजें हैं तो फिर डू लगाएंगे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना ये। ठीक है सर। जी सर, ये आपने क्रॉस लगाया हो ना सेकंड को, तो जी सेकंड करेक्ट था ना सर, आपने इसको क्रॉस मैंने लगाया हुआ है। कहा कि इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है आपने। ठीक है सर। नीदर हर कजन नॉर हर आंट वाज एट होम। नीदर हर कजन्स नॉर ही आंट व्हाट, इसमें एक और एक्सप्रेशन है, वो शायद आगे आएगा, लेकिन वो वही बताऊंगा फिर आपको। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं लेकिन इसने यहाँ लगाया हुआ है, चलो देखते हैं। नीदर तारिक नार खालिद, और अब नीदर फिर वही आगे देखिए, एक ही पेपर में दो है, नीदर खालिद, नीदर तारिक नार खालिद, तो दो हैं ये, खालिद और तारिक, लेकिन नीदर नार का एक्सप्रेशन हमें क्या कहता है, एक बंदे को कंसीडर करो जो कि नेक्स्ट वाला सब्जेक्ट है। नेक्स्ट खालिद है तो खालिद के साथ इज आएगा, आर तो नहीं आएगा ना जी। नीदर तारिक नार खालिद इज वर्थ ऑफ हर, इज वर्दी ऑफ हर, इज लगाएं नीदर नॉर के साथ, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसको देखना है। अगर ये होता यानी कि खालिद की जगह दो तीन बंदे आ जाते, नीदर ही नॉर दे, फिर हम क्या लगाते, आर ही लगाते, क्योंकि दे की वजह से लगाएंगे। अच्छा जी, ये जो है ना सेंटेंसेस याद रखना ध्यान से, ये वो सेंटेंसेस हैं जो आप कभी देखिए, आपका कंपोजिशन का पेपर नहीं होना, आपका होना है इंग्लिश एसे का। इस तरह के जो सेंटेंस हैं, आपने कभी लिखे हैं आज तक सेंटेंस इस तरह के, कभी अपनी लाइफ टाइम में, कभी जब आप क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हो, जब आपने एसे लिख रहे हो, जब आप कुछ राइटिंग कहीं भी कुछ लिखा हो, कभी आपने एक्सप्रेशन यूज किया है, यस या नो। पढ़ा तो होगा लेकिन सर कभी यूज, हाँ जी, जी सर, मैंने पढ़ा है। पढ़ा यस है सर, लेकिन कभी यूज किया किया है? करते हैं।
बहुत कम। बोलने में नहीं किया, लिखने में तो किया है। बहुत कम। सर ये टेंस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश किया है ना, तो फिर किया है उस टाइम। वो तो किया है ना ट्रांसलेट। कहने का मकसद है, देखें, ये क्या होता है कि ये इस तरह के सेंटेंस आप लोग कभी अपनी राइटिंग में लिखते ही नहीं हो, बहुत कम लिखते हो। तो आप सर मतलब सेल्फ राइटिंग में काम यूज किया है। मतलब भाई, जब आप लिखते हो तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आप लिखो। इस तरह के जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, जो नए सेंटेंस हैं, यानी कि इनडेफिनेट, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, उससे निकलो, कुछ ऐसा लिखो लाजमी, ताकि एग्जामिनर को पता लगे आपके पास एक्सप्रेशंस हैं, आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना? तो आपको यूज करने हैं ये अपनी राइटिंग में। ये जितनी भी करेक्शंस करवा रहा हूं, इसका मकसद ये है कि आप इनको यूज करो। ये एक्सप्रेशंस हैं डिफरेंट। द फर्स्ट फ्लीट ऑफ कार्स वर, सॉरी मेरा गला भी ठीक नहीं है। द फर्स्ट फ्लीट ऑफ कार्स वर मेड ऑफ कॉपर। जब भी ये ना असल में प्लूरल हो गया, फ्लीट ऑफ कार्स, ये एक ही कंसिडर होगा, कारों का ग्रुप है ये। ठीक है, इसके साथ वाज लगाएं। जिस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल, जैसा टीम, टीम के साथ इज लगाएं। फैमिली, क्रू, स्टाफ, कमेटी, ये सब क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल हैं। इनके साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो। फर्स्ट फ्लीट ऑफ कार्स वाज मेड ऑफ कॉपर। टू बी ऑनेस्ट, लाइज मस्ट नेवर बी टोल्ड। टू बी ऑनेस्ट, lies must never be told. To be honest, comma, let not lies be ever told. कभी झूठ नहीं बोला। lies must never be told. lies not, let not lies be ever told. या must का यूज ना करें, नॉ इज सिंपल यूज करें। let not lies be ever told, कभी किसी को झूठ ना बोलने दो। let not lies be ever told, जब नॉट आ गया तो फिर नेवर ना लगाएं, एवर लगाएं। एवर हमेशा ये मतलब पॉजिटिव के मायने में आता है। चले कोई नहीं, ये इतना नहीं है। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होंगे जो आपके लेवल के नहीं है, उनको इग्नोर कर देना। ठीक है, आपके लेवल के नहीं होंगे, उनको इग्नोर कर देना, लेकिन बहुत सारे हैं। तो जो भी है उसके मैं फिर कोशिश करूंगा उसको टेस्ट में शामिल कर दूं। आपका इसका मंडे को टेस्ट होगा। मैं सेंटेंसेस निकालूंगा इसमें, जो भी आपके लेवल के होंगे, आपने इसको सारा पढ़ना है। ग्रुप में मैसेज करें, ग्रुप में मैसेज करें, मैं भी देखूंगा, आपके बाकी ग्रुप फेलोज भी, आप लोग आपस में कोऑपरेशन करें। ठीक है? याद रखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब बहुत बड़ा रोल होता है कोऑपरेशन का। अगर आप कोऑपरेट नहीं करते हो एक दूसरे के साथ, आप असिस्ट करो एक दूसरे को, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है चीजें। ठीक है? बस मैं इतना ही पढ़ाता हूँ आपके साथ, ये फाइल में शेयर कर दूंगा, आपने इसको रीड करना है और फिर डिस्कस करते रहें ग्रुप में। कल परसों मंडे को इसका टेस्ट होगा, इसमें से ही टेस्ट होगा। और आपके साथ मैंने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डाटा दिया है। ठीक है? आप उसमें से कोलैबोरेट करें, उसमें से मेन मेन पॉइंट्स निकालें, रिपोर्ट्स निकालें। मेरा नहीं ख्याल कि उससे ज्यादा कोई चीज आपके बाहर है कि 2-3 दिन लगा रहे हो, आप 3 दिन लगा रहे हो एक टॉपिक पे, रीडिंग करोगे, वर्ड्स निकालोगे, स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको, उसमें से जो कुछ अल्फाज निकलते हैं, कुछ करेक्शंस में वो खुद से सेंटेंसेस बनाओ आप। पीछे जो नीदर नॉर वाला था, पीछे जो आप हेल्प कराइंग वर्ड, आपको एक नया एक्सप्रेशन मिला, उसको यूज कर लो। और जो भी कुछ नए नए जिस तरह से एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं, एजेक्टिव्स का मैंने आपको बताया, तो वो यूज करो उनको। नया वर्ड आपको मिल रहा है, याद रखें, आपको आर्टिकल्स में अगर कोई वर्ड्स मिल रहे हैं जो बहुत ज्यादा टफ हो, ज्यादा टफ वर्ड्स को नहीं यूज करना, आपने सिंपल वर्ड यूज करें, लेकिन अच्छे अल्फाज होने चाहिए। अल्फाज अच्छे होने चाहिए, वर्ड्स अच्छे होंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन ये मकसद नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करो। ठीक हो गया जी? जी सर।